आदाब। बेबाक मुंसिफ में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं ज़ुहम रुबा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राजधानी की राजनीति गर्मा चुकी है। अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति मामले में घोटाले का आरोप है। करोड़ों के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सुर्खियों में आए थे और बाद में आम आदमी पार्टी बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। भाजपा और कांग्रेस जैसे दिग्गज पार्टियों को टक्कर देकर आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली का चुनाव जीता और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में पहुंच चुके हैं। तो आज इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं संदीप मिश्रा जी, साथ ही अब से कुछ ही देर में राकेश पौदार जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इरफान उल्ला आम आदमी पार्टी से। सबसे पहला सवाल मैं इरफान उल्ला जी से करना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? नारा दिया था मोदी जी ने पार्लियामेंट में, उसकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है पूरे देश को। और ये एक डेस्परेट मूव है केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करने का, और बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। जो साजिश रची गई है 400 लाने के लिए, उस साजिश का हिस्सा बने हैं। उस साजिश के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, जो बिल्कुल इलीगल है, जो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, पहला फेज शुरू हो चुका है। उसके बाद इस तरह से इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स को गिरफ्तार करना, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। और ये तानाशाही दिखाती है कि अब ये सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है और 400 पाने के लिए ये बाई हुक एंड क्रुक कुछ भी करना चाहेंगे ताकि हम एक तरफा इलेक्शन हो जाए, अपोजिशन खत्म हो जाए, अपोजिशन लीडर्स खत्म हो जाए। ये उसकी तैयारी है, वही उसका पेशखेमा है कि केजरीवाल साहब को इस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह कू होता है किसी देश के अंदर, कू आता है मिलिट्री की तरफ से और डिक्टेटर्स की तरफ से। उनके चारों तरफ फोर्स थी, RAF की टुकड़ियां थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, दिल्ली पुलिस थी, और इस तरह से घेरा गया मकान को, हाउस अरेस्ट कर लिया गया पूरी फैमिली को। तो मुझे ये दर्शाता है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश से। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के अवाम ये देख रहे हैं, जनता देख रही है, वो जुल्म सहने वाली नहीं है, लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखने वाली नहीं है, और इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। इरफान उल्ला जी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की तरफ से भी कहा गया कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसीलिए विपक्ष पर इस तरह के प्रहार किए जा रहे हैं। क्या कुछ इस पर लगता है आपको? जी देखिए, अगर आप देखेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जब से उन्होंने 400 पार का नारा दिया और 370 का नारा दिया, उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से बिहार में खेल हुआ, इंडिया अलायंस को किस तरह कमजोर किया गया, सोरेन साहब को किस तरह गिरफ्तार किया गया, तेजस्वी यादव को नोटिस दिए गए, अखिलेश यादव को नोटिस दिए गए, के कविता को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले मनीष सिसोदिया साहब को और संजय सिंह साहब को गिरफ्तार किया गया। अब आज ये आखिरी मुझे लगता है दाव था इनका कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके देखें, लेकिन ये उल्टा पड़ेगा इनके ऊपर। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट और जो मोदी गवर्नमेंट है वो घबरा चुकी है बिल्कुल। उन्हें लग रहा है कि अब हम 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। जो उनके सर्वे आ रहे हैं, जो मूड नजर आ रहा है पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक के सामने जो इश्यूज हैं वो ये इश्यूज नहीं है जिसको मोदी सरकार पेश करके रखना चाहती है। वो ये बताएं कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, इस देश की जमीन को क्यों चाइना के हवाले कर दिया, महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए उसके बड़े लीडर्स को गिरफ्तार करने की तैयारी है। और उसमें अरविंद केजरीवाल सफे अव्वल के लीडर थे इंडिया अलायंस के, और हैं। उनको गिरफ्तार करना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रही है। चलिए संदीप मिश्रा जी से भी बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी, आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है, कई तरह के कयास इसमें लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना है? मैं तो इतना ही कहूंगा कि चला कहीं जाए नहीं, चंदा चोरी पर ध्यान, इसीलिए बनाया है गिरफ्तारी का प्लान। ये सुनियोजित योजना है। ये जो बाजू मरोड़ चंदा निचोड़ पार्टी बीजेपी है, ये चंदा चोरों का एक दल है जिसके 2 बाजुएं हैं, एक ईडी और एक सीबीआई। और दोनों बाजुएं क्या कर रही थी? व्यापारियों के घर, कर्मचारियों के घर, पूंजीपतियों के घर, उद्योगपतियों के घर
जा जाके उड़ उड़ के छापा मार रही थी, और छापा मारने के अगले दिन, 2 दिन 4 दिन बाद उन्हें जबरन मजबूरन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना पड़ रहा था। ये चंदा की उगाही करने वाले दल का ये खौफ था। ये कहते हैं ना कि जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो भला दूसरों को क्या कैद करेंगे। आज अखिलेश जी ने ये शेर लिखकर कहा, बताया कि बीजेपी की हालत कितनी पतली है, कितनी गमगीन है। ये 56 इंच का गुब्बारा अब इतना कमजोर हो गया है कि ये जिस गुब्बारे से विपक्ष के इसका हवा बंधी हुई है उसे भी तोड़ देना चाहता है, तार तार कर देना चाहता। मोदी तो ऐसे तानाशाह निकले कि जो फर्स्ट आना चाहते हैं, इसीलिए वो अकेला दौड़ना चाहते हैं कि कोई हरा ही ना दे, मैं अकेला दौड़ूंगा। कांग्रेस हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट सील कर दिया, और विपक्ष के नेता उनको एक एक करके के ममता जी हो या केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, उनको जेल भेज दिया। मोदी जी साफ ऐलान कर रहे हैं, या तो मेरे साथ आओ या जेल जाओ। नीतीश जी डर गए होंगे, उनके साथ चले गए, लेकिन न केजरीवाल डरने वाले हैं, न हमारे नायक राहुल डरने वाले हैं, न हेमंत सोरेन डरने वाले हैं। मैं कहता हूं मोदी जी को भ्रष्टाचार पसंद है, मोदी जी को आबरू के लुटेरे पसंद हैं, मोदी जी को लुटेरे घोटालेबाज पसंद है, जिन्हें चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी छाती तान तान कर कहते थे ये चोर है, इसने घोटाला किया। आज वो अजीत पवार कहाँ है? जिस हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ बुकलेट छपवाई बीजेपी ने कि इससे बड़ा घोटालेबाज आज तक कोई नहीं हुआ, वो हेमंत विश्व शर्मा कहाँ है? जिस चोर को, जिसको नारदा सारदा वालों के लिए मोदी जी तुतूरी बजाते घूमते रहे, आज वो लोग कहाँ हैं? चोरों और लुटेरों का जमघट बीजेपी आज ईमानदारी के दम पर नेतागिरी करने वाले जनता के सेवकों के खिलाफ है। मैं तो कहता हूं खाते सील, नेताओं को जेल, लोकतंत्र का खत्म करने का शुरू हो गया खेल। ये मोदी जी एक ऐसा पिटारा लेकर आए हैं जिसमें ये देश के लोकतंत्र का अशुभ काल है। रुबा जी, ये देश के लोकतंत्र का अशुभ काल है, जिसे संविधान को मिटाने वाले, विपक्ष को हटाने वाले, जनता को निपटाने वाले, अंबानी को बढ़ाने वालों के खिलाफ हमें लड़ना होगा, चलना होगा, मिलकर आवाज उठानी होगी। क्योंकि खतरे में क्या है? खतरे में अंबेडकर साहब का लिखा संविधान है, शहीद आजम का लाई हुई आजादी है, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा गान है, पंडित नेहरू का बनाया मंदिर है, हम सबका भारत है। जवान खतरे में, किसान खतरे में, पहलवान खतरे में, कर्मचारी खतरे में, व्यापारी खतरे में, और मौज में कौन है? तो हम दो और हमारे दो, हम दो मोटा भाई छोटा भाई, और उनके दो अडानी और अंबानी। ये अडानी और अंबानी के लिए कहां तक गिर जाएंगे मोदी जी और साथ ही ये देश देख रहा है। 56 इंच के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, 200 भी नहीं पार हो रहे, इसीलिए सब गिरफ्तार हो रहे। मैं इतना ही कहूंगा, मैं निंदा करता हूं। मेरे नेता राहुल गांधी ने साफ कहा है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर देना असुरी शक्ति के लिए क्या कम था, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हमारे नायक और हमारी पार्टी के सभी लोग, कल हमारे अध्यक्ष लवली जी पहुंचे, सुभाष चोपड़ा जी पहुंचे, संदीप दीक्षित जी पहुंचे थे इस गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल जी के घर, और पूरा का पूरा इंडिया एक तरफ है। और ये इंडिया को तोड़ने वाले, इंडिया को कमजोर करने वाले ये असुरी शक्ति एक तरफ है, जिसमें ब्रजभूषण उनका आभूषण है, सेंगर उनके साथी है, इज्जत के लुटेरे और भारत माँ के लोकतंत्र को छत बिछत करने वाले एक साइड है। रुबा जी, चलिए, अब आपने अपनी बात रखी, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर शिवाजी सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाजी जी, आपका क्या कुछ कहना है? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल कर आ रही हैं, विपक्ष द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। क्या लगता है आपको आगामी चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? कैसा तो चुनाव में जनता बताएगी जी, जो भी चीजें हो रही है वो सही नहीं है। जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, और खास करके चुनाव के ऐसे वक्त पे किसी भी पार्टी के लीडर्स को इस तरह से ले जाना, मैं समझता हूँ कि सामान्य जो चुनाव के जो नियम है लेवल फील्ड का, उसके लिए ही सही नहीं। सबसे बड़ी चीज है, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, आपका नजरिया क्या है देखने का? ये मैं कह रहा हूँ कि गलत है
नहीं होना चाहिए इस तरह के। किसी भी नेता का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो रहनुमा है उनका जो है इस तरह से उठा के ले जाना गलत चीज। गलत इसलिए ही नहीं है कि जिस केस के बारे में बार बार बात की जा रही है कि शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में जो कुछ भी लाया जा रहा है और जिस तरह से सारी चीजें लाया जा रहा है और जिस तरह से उसके ठीक पहले बीआरएस के जो नेता हैं कविता को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उन सारी चीजों को अगर हम जोड़ के देखें और उसके साथ साथ कुछ और घटनाक्रम को अगर हम देखें, जैसे कि अभी 20 फरवरी को बंगाल में एक एमएलए हैं तापस रॉय, उनके खिलाफ जो है ईडी का उनके घर में जाकर रेड होता है जी। और उसके बाद जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनका जो है कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, इस तरह के लोग हैं, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। 7 मार्च को वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं जी। और फिर वही नेता जो है कहते हैं कि ये बहुत पाक साफ आदमी है, बहुत अच्छे नेता हैं और इनका जो है बड़प्पन बहुत है कि वो हमारे साथ आए हैं। और इस तरह से जो है उनका जैसे आवभगत किया गया। अब सवाल ये है कि क्या ईडी का रेड सही था या उनका जो आवभगत किया जा रहा है वो सही है। तो इस तरह की चीजें जब राजनीति में होती है सवालें बहुत ज्यादा उठती है, सही क्या है, क्या अगर आप किसी के साथ नहीं है तो वो मुजरिम है और उसके साथ अगर आप अपने साथ आ गए तो आप पाक साफ हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि अब जनता भी इनको समझती है, सारी चीजें देखती है। चुनाव में उनका क्या रुख होगा, जनता अपने हिसाब से ही काम करती है और करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसी चीज हो चुकी है और उसमें हमने ये भी देखा है कि जनता का जो रुख रहा है। चलिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से राकेश पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसीलिए इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना है? पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं देश के लिए मर रही है। तो देश किस तरह महान बने उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। बाकी सभी लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाए हैं। मैं उसको सिद्ध करना चाहता हूँ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, देश संविधान से चलेगा कि देश के इनके लोकतंत्र इनके कहने से चलेगा? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या अन्य इंडी गठबंधन के कहने से देश नहीं राकेश जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना तो यह है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे बोलने दिया जाए। मैं आपका 5 मिनट बिल्कुल, आप पहले अपनी बात रखिए जी। हाँ, और मैं कह रहा हूं कि ना सपा के कहने से देश चलेगा, ना कांग्रेस के कहने से देश चलेगा, ना भारतीय जनता पार्टी के कहने से देश चलेगा। देश चलेगा संविधान से चलेगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप जो आज स्वराज से लेकर शराब तक का घोटाला अरविंद केजरीवाल जी ने किया, आज सफाई दे रहे हैं। उन्होंने 2012 में जंतर मंतर पर बैठकर कांग्रेस के खिलाफ अन्ना का उंगली पकड़कर वो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाया? आज कांग्रेस के साथ गलबैया बांध के दिल्ली के अंदर 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गलत है। वो इन्हें कोसते थे, सोनिया गांधी को कोसते थे, राहुल गांधी को कोसते थे, स्वर्गीय हमारी शीला दीक्षित के लोग कोस के इन्होंने सरकार बनाई। आज अपने स्वार्थ के लिए जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र और पुत्री की कसम खाई हो कि मैं ना किसी सत्ता में जाऊंगा, ना किसी के साथ कांग्रेस का समझौता करूंगा, ना मैं घर लूंगा, ना दरवाजा लूंगा, ना बंगला लूंगा, आज उस व्यक्ति ने 45 करोड़ रुपया गोवा के एक बार में मंगाने का काम किया। मैं दूसरी बातों पे मैं ईडी और सीबीआई पे आज क्लियर कर देना चाहता हूँ देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2012 में 212 मामले थे, 14 में 212 मामले देश के अंदर चल रहे थे, जब संशोधन हो रहा था ईडी और सीबीआई का, देश के अंदर कानून बन रहा था, कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी जैसे लोग, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती थी कि आपको इसमें कोई कानून का सुधार चाहिए तो आप सुधार कर लीजिए, लेकिन इन्होंने कानून का सुधार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, 2019 में सरकार में आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया, लोकसभा में पारित हुआ, माननीय न्यायालय के पास, महामहिम के पास
गया और न्यायालय ने इसको आदेश दिया, ईडी और सीबीआई को पूरे ताकत दी पीएमएलए के द्वारा, जिसके अंदर आज अरविंद केजरीवाल अरेस्ट है। और अरविंद केजरीवाल जी नहीं, अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है। 28 पेज का पन्ना ईडी के पास पड़ा हुआ है, जिस कारण से जेल के अंदर है। और कहते भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती है, ना कराती है। और ईडी का और सीबीआई से हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम इस बात को कहते हैं कांग्रेस की पार्टी से लेना देना नहीं है, ना हमें सत्ता की भूख है। अगर हमें सत्ता की भूख होती तो हमें अरविंद केजरीवाल जी को या ईडी जेल में भेजने का काम नहीं करती। हम लोग ऐसा काम कोई नहीं करते। हमें देश को महान बनाना है, देश को शक्तिकरण करना है। और कांग्रेस इस बात को कहती है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है, ईडी का फैसला को बरकरार रखा गया। 45 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इन्होंने लिया है। 100 करोड़ रुपया का कविता के साथ इन्होंने डील किया, जिसका नाम है, लड़के का नाम है विजय नायर, उनके द्वारा हुआ है। तो आप आरोप हम पर लगाते हैं। देश का कानून है, ईडी और सीबीआई हमारा भारतीय जनता पार्टी के कानून से नहीं चलता है, ये कानून के संविधान से चलता है। और आरोप प्रत्यारोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। आप कब कहना चाहते कि अरविंद केजरीवाल को 2 बार जो सम्मान दिया था, इनको जाना चाहिए था। 12 बार बुलावा है, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। अगर आप पाक साफ है तो आप पाक साफ है, तो अगर आप अफजल के लिए और कसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट का रात का 12 बजे दरवाजा आप कपिल सिब्बल और सिब्बी जी जैसे लोग कांग्रेस के नेता खुलवा सकते थे, क्या ये अपने लिए दरवाजा नहीं खुलवा सकते थे? आपको ईडी और सीबीआई के खिलाफ याचिका दायर करनी चाहिए, चाहे हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस के लोग ना बोले, अरे शर्म करो। आपके खिलाफ 2012 में ही अरविंद केजरीवाल कहता था शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, प्रियंका गांधी चोर है। 12 घोटाले किए आप लोगों ने। आज आप अपने सत्ता के लिए आज उनके साथ चले गए। हम लोग तानाशाही नहीं है, हम लोग लोकतंत्र से देश को चलाना चाहते हैं। देश लोकतंत्र से ही चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हम आपको हमेशा बार बार कहते हैं कि हमें सत्ता की भूख नहीं है। हमें जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जेल जाएंगे। नए कानून के अनुसार 2019 में एक कानून आया था, उस कानून से एक बार और बता देना चाहता हूँ कि आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है या संजय सिंह जेल के अंदर है। आज 14 या 18 महीने हो गए। कानून कहती है कि 365 दिन के अंदर अगर ईडी सीबीआई आपके खिलाफ उसका सबूत नहीं दे पाएगी तो बाइज्जत जमानत से बाइज्जत बरी किया जाएगा। इस कानून से 45 लोगों का बरी भी हुआ, जमानत भी मिला इस कानून के अनुसार। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल मामले हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी ना ईडी और सीबीआई की कभी इस्तेमाल करती। अगर करती तो आज अरविंद केजरीवाल को हम लोग जेल नहीं सलाखे जाने देते, हम उनको बचा कर रखते हैं, उनसे साथ चुनाव लड़ते। लेकिन चलिए इरफान जी से पूछ लेते हैं आगे। राकेश जी का कहना है कि उन्हें सत्ता की भूख नहीं है, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जेल के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, ये कहना है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचारियों का सवाल है तो पिछले 6 महीने में कितने भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं जी। उनसे ईडी के केसेस भी खत्म हो चुके हैं, सीबीआई के केसेस भी खत्म हो चुके हैं, इनकम टैक्स की रेड्स भी अब नहीं हो रही हैं। अब वो दूध के धुले हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जिस जगह भी हो। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिन पर बीजेपी इल्जाम लगा रही थी, बीजेपी जिन्हें चोर कह रही थी, आज वो बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं कि अप्रूवर्स के जो बयानात होंगे, जो अप्रूवर सरकारी अप्रूवर जो सरकारी गवाह जो बयान देगा, उसके साथ ठोस सबूत होना जरूरी है। अभी तक केजरीवाल साहब के खिलाफ, सिसोदिया साहब के खिलाफ, संजय सिंह जी के खिलाफ कोई ऐसा चार्ज सबूत नहीं मिला है अभी तक कोर्ट्स को। कोर्ट बार बार कह रहे हैं सबूत लेकर आइए, सिर्फ अप्रूवर्स के बयानात हैं। और अप्रूवर भी वो हैं जिन्होंने बीजेपी को अप्रूवर बनने के बाद चंदा दिया है। बिल्कुल। शरत रेड्डी जो ऑरविंदो फार्मा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने 52 करोड़ का चंदा दिया है, जिसमें से 35 करोड़ का तकरीबन चंदा सिर्फ बीजेपी को दिया गया है। और जब उनकी अरेस्ट हुई थी, अरेस्ट के 5 दिन के बाद ही 5 करोड़ का चंदा उन्होंने बीजेपी को दिया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में है। तो आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह के ये अप्रूवर्स बनाए गए हैं, किस तरह से इन्हें अपना गवाह बनाया गया है, और उसी पर सारा केस बनाया गया। बात पूरी हो जाए पहले, उसके बाद में आपकी बात सुनेंगे। उसी पर सारा केस बना हुआ है इस वक्त। आप ये देखिएगा, जब ये कोर्ट में ट्रायल पे आएगा केस, ये बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, क्योंकि कोई
ठोस सबूत किसी के पास नहीं है, मनी ट्रेल नहीं हुआ है, सिर्फ बयान है अप्रूवर्स के। आप ये बताइए, इंडिपेंडेंट गवाह का कोई बयान अगर आप मुझे दिखाएं, अप्रूवर्स के बयान हैं जो सरकारी गवाह बने हैं, सरकार को भरपूर चंदा दे रहे हैं। 52 करोड़ में से 34-35 करोड़ रुपया बॉन्ड के जरिए शरत रेड्डी जो अरविंदो फार्मा के मालिक हैं, उन्होंने बीजेपी को दिया है। 5 करोड़ का चंदा 12 करोड़ का चंदा उन्होंने बीआरएस को दिया है, टीडीपी को दिया है। आप ये देखिए, इनके बैकग्राउंड पे जाइए, क्योंकि जब तक गवाहों के क्रेडेंशियल्स साफ मजबूत नहीं होंगे और इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, कोई केस कोर्ट में मजबूत नहीं रहता है, उसका धराशायी हो जाता है, उसको इलीगल करार दिया जाता है। क्योंकि दफा 50 में जो पीएमएलए का एक्ट है, उसके तहत ये सब बयान हो रहे हैं और सारे बयानात जो हैं वो अप्रूवर्स के हैं। ये बताए बीजेपी ये अप्रूवर कैसे बना रही है लोगों को, क्या उनको लालच दे रही है, क्या धौंस दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के अंदर ये केस कहीं नहीं टिकेगा अभी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, ईडी के पास एक ऐसा कानून है जो ड्रैकोनियन लॉ है, उसका ये मिसयूज कर रहे हैं और मिसयूज करके अभी ये परेशान कर रहे हैं और इंडिया अलायंस को कमजोर करके अपनी 400 पार का जो उनका नारा है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये डेस्परेट अटेम्प्ट उनका है और करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, इस केस में कोई सच्चाई नहीं है। आप देखेंगे कि ये बाइज्जत बरी होंगे सब लोग और कोर्ट ही कहेगा कि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है ईडी के पास जिससे उनका केस टिक सके। क्या कहना है राकेश जी? भाई साहब, आज अभी भी इन्होंने संविधान के अनुसार बयान अपना नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी संविधान से बोल रही है, मैं संविधान के अनुसार बोल रहा हूँ, जो कानून अपने देश के अंदर है उस कानून से बोल रहा हूँ। 27 जुलाई 2022 को जो कानून आया था, उस कानून के अंदर प्रावधान आया था कि मैं 365 का बयान होने के बाद वो 365 दिन के अंदर उसको आप अगर प्रेजेंट नहीं कर पाएगी ईडी तो उसको बरी कर दिया जाएगा। तो मनीष सिसोदिया को बरी कर देना चाहिए था और उस संजय सिंह को बरी कर देना चाहिए था, जमानत से बाहर कर देना चाहिए उस कानून के अंदर। कहीं ना कहीं मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मजिस्ट्रेट अगर ईडी किसी के यहाँ पेश करती है, मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है, माननीय कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये व्यक्ति संवेदनशील है, इसमें कानून इसके अनुसार ये कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, तभी उनको जेल भेजने का काम करता है ईडी और सीबीआई या कोई भी लोग या भारतीय जनता पार्टी ना करवाती है। मजिस्ट्रेट को लगता है, माननीय न्यायालय को लगता है तो आपको जेल भेजने का काम करती है। आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे कहना चाहता हूँ 20,000 करोड़ रुपया का जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, मैं तो कह रहा हूँ, देश की जनता को कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भैया 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी का है, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन आप इस बात को बताइए कि 14,000 करोड़ रुपया किसका है? हमारे पास 303 सांसद हैं, आपके पास 243 सांसद हैं, तो 1,400 करोड़ रुपया चंदा आया। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि अरुण जेटली जी ने इस कानून को लाया था, इस कानून को पास कराने में हमारे पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी भी चाहते थे कि चंदा जो आए तो कैसे पता लगना चाहिए। तो जैसे पहले क्या था कि 1,500 रुपया अगर किसी को चंदा आता था किसी पार्टी को, तो 1,400 रुपया अपने घर ले जाते थे, 100 रुपया पार्टी में खर्च करते थे। तो मतलब पारदर्शी कहीं दिखता नहीं था। तो हम लोग ने चुनाव में पारदर्शी लाने का भी काम किया। तो इनको लगता है आज इस बात को खुलासा कर दे कि 14,000 करोड़ रुपया किसका है। हम तो कह रहे कि 6,000 करोड़ रुपया हमारा है। हम तो आप टीवी के सामने बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 6,000 करोड़ रुपया हमारा है। भैया आप तो 1,400 करोड़ रुपया का वो करवाइए। और उसके बाद आपने कहा किसी भी व्यक्ति, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे जिनका भी ये नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या उसके ऊपर केस खत्म हो गया? अगर केस खत्म हो गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बता दे भाई साहब, नहीं बता पाएंगे। सभी का केस चल रहा है, कोई लोग जमानत पे बाहर चल रहे हैं। मैंने कहा कि 45 लोग जमानत पे बाहर चल रहे हैं और देश के अंदर 5,000 मामले हैं, 2,300 मामले जीएसटी, इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देश के अंदर चल रहा है। इनके तो पॉलिटिकल मामले 5-7 या बयान चल रहे हैं, उस पे आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 5 लाख करोड़ 46,000 रुपया, 800 कुछ रुपया जो बैंक का पैसा लेके
इन्होंने दिया था अपने 2014 से पहले, उस पैसे को वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो 2200 लोगों को जो पकड़ा गया है, 2300 लोगों को जो पकड़ा गया, जो बैंक का पैसा लेके फ्रॉडगिरी किया था, ईडी सीबीआई ने उसको लाने का काम किया। तो इनके पास तो है नहीं। संदीप जी, बस राकेश जी की बात खत्म होने के बाद आप ही के पास आएंगे, बताइए। और मैं एक चीज सीधा कहना चाहता हूं कि ये लोग सीधा भारतीय जनता पार्टी ये आरोप मत लगाई, कम से कम देश का कानून पढ़िए, देश का किताब पढ़िए, आपको कानून के बारे में पता होगा। सीधा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया इस देश के अंदर, तभी भारतीय जनता पार्टी कहती 400 के पार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सीट से मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को मतलब है 2029 तक देश की तीसरी अर्थव्यवस्था देश कैसे बने उसकी चिंता है। आप लोग 60 साल देश के अंदर चुनाव लड़े, 60 सालों में आपने जनता ने आपको जनादेश दिया, आपने तुष्टीकरण की, जनता ने जनादेश दिया, आपने भ्रष्टाचार किया, 12 घोटाले देश के अंदर। चलिए राकेश जी, आपसे आगे तमाम चर्चा हम करेंगे। फिलहाल संदीप मिश्रा जी से पूछ लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। संदीप जी, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं 2 सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अब देश की राजनीति पर इसका असर हो रहा है? तानाशाही जो है वो लोकशाही पर भारी पड़ गई है। देवीलाल जी, स्वर्गीय देवीलाल जी ने कहा था कि लोक राज जो है वो लोक लाज से चलता है। आज लोक लाज कहाँ बचा है बीजेपी में, कहाँ बचा है? छाती पीट पीट कर, जिनको चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर मोदी जी उनके घर में जा जाकर कहते थे ये चोर है, इसने 40,000 करोड़ रुपए का चोरी की है, उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। कहाँ चला गया? एक देश 2 विधान चल रहा है। बीजेपी में शामिल भ्रष्टाचारियों के लिए अलग विधान, अलग बात चल रही है, और बीजेपी से बाहर, बीजेपी से लड़ने वाले लोगों के लिए अलग विधान, अलग कानून चल रहा है। ये भाई साहब बड़े बेशर्मी से कह रहे थे कि हम संविधान के लिए काम करते हैं। 17-18 बार इन्होंने संविधान बोला। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इनका नेता ही कहता है कि हम 400 पार चले जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। इन्हीं की पार्टी का नेता था या किसी और पार्टी का नेता था? इन्हीं का बंगारू लक्ष्मण था या नहीं था जो लेता हुआ पैसा पकड़ा गया अध्यक्ष के पद पे? इन्हीं का जूदेव था नहीं था जो कहता था पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं? ये ब्रिजभूषण इन्हीं का आभूषण है कि नहीं है? सेंगर इन्हीं का साथी है कि नहीं है? बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बेटी के कपड़े उतारने वाले, उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले इन्हीं के कार्यकर्ता हैं या नहीं है? मैं कहता हूं मोदी जी को क्या पसंद है? मोदी जी को क्या पसंद है? अश्लील गाना गाने वाले मनोज तिवारी जैसे लोग जो कहते हैं फटाफट खोल के दिखावा। संदीप जी, इस तरह का बयान मत दीजिए। नहीं, इस तरह का बयान आप मत दीजिए। एक नेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हुए हैं, तो इस तरह की बातें थोड़ा सा। ये गाना मैंने गाया था, सलमान सुनने में शर्म आ रही है कि लहंगा उठाता दिमाग पे किसने गाया है? पड़ोस बगल वाली जान ले लग किसने गाया है? बीबी नाचे लगली छम छम किसने गाया है? इन अश्लील लोगों को आप सांसद भेज रहे हो और बात संविधान और संसद की कर रहे हो। आपके आंखों में शर्म नहीं है? आपके सांसद से पास लेके लोग संसद में घुस जाते हैं और संसद की गरिमा को पर हमला कर देते हैं। आपके पास सांसदों के पास से थे। मैं कहता हूं इन्हें अश्लील गाने वाले पसंद हैं, इन्हें धर्म विशेष को गाली देने वाले, ओ मुल्ला ओ कटुआ ओ भड़वा बोलने वाले रामवीर बिदुड़ी पसंद है, इन्हें आबरू लूटने वाले, लुटवाने वाले आरोप कितने लगते हैं ऐसे सेंगर और ब्रिजभूषण पसंद है, इन्हें घोटाला करने वाले नारदा शारदा वाले गले लगाते हैं, इन्हें देश को जो भ्रम में रखते हैं, देश से जो भाग जाते हैं, उनके ये अगुआ बने हुए हैं। मैं कहता हूं इन्हें मूत्रपात करने वाले लोग पसंद है, जो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर देते हैं, ये उन्हें पसंद करते हैं। ये किस लिए डरे हुए हैं आज? किस लिए 2 मुख्यमंत्रियों को चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है बहनों को न्याय मिलेगा, आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए तरक्की कर जाए। तो इसलिए क्यों डरे हुए? राहुल गांधी जी ने कहा है कि 30 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, खाली पड़े हुए मोदी राज में, और पहली नौकरी पक्की नौकरी होगी। बीजेपी इसलिए डरी हुई कहीं कहीं युवाओं को नौकरी ना मिल जाए, ये शोषित वंचितों को उनका अधिकार ना मिल जाए, कि कहीं जाति जनगणना ना हो जाए और जिसकी हिस्सेदारी उसकी उसकी भागीदारी, जो राहुल जी की न्याय की बात है वो ना मिल जाए। ये किसानों को न्यूनतम मूल्य ना दे दे राहुल गांधी और कांग्रेस, इसलिए डरे हुए ताकि किसानों को एमएसपी ना मिल जाए, ये सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ना मिल जाए, कांग्रेस के आने पर हक जो मिलता है वो ना मिल जाए, इसलिए कहते हैं डरे हुए ये बात करते हैं। चलिए संदीप जी, आपने अपनी बात रख ली। अब
शिवाजी सरकार के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, आपने सभी की बातों को सुना, क्या कुछ आपका कहना है और दिल्ली की सियासत पर एक बार फिर से क्या कुछ असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, दिल्ली की सियासत जो है जनता के हाथ में है और जनता सब कुछ देखती है और जनता करती है जी। और जनता जब करती है तो उसका जो नतीजा होता है बहुत कुछ हो जाता है, सत्ता बदलती जी। है। हर बार संविधान की बात कर रहे हैं राकेश, और जितने सवाल इन्होंने पूछे हैं उनका कोई जवाब उनके पास नहीं। ईडी के कानून की सबसे बड़ी जो एक आप कह सकते हैं कमजोरी है और जिसका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है ईडी के कानून में, ये है जिसके खिलाफ भी, किसी के भी खिलाफ, आपके खिलाफ भी एक अगर ईडी का मुकदमा डाल दिया जाता है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट है। कानून का जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जब तक कि आपके खिलाफ आरोप प्रूफ नहीं होता है आप इनोसेंट है, ये बिल्कुल उसके विपरीत। तो जब इस तरह के कानून होंगे और कोर्ट जिस तरह से बिहेव करेगी, कि कोर्ट को तो एक पर्टिकुलर कानून के पर्टिकुलर क्लॉज के हिसाब से चलना है, तो उस क्लॉज के हिसाब से जो है अगर आपके खिलाफ कह दिया गया कि आप इस कुर्सी पे आप उल्टी बैठी हुई हैं, अब आप कहते नहीं कि नहीं मैं उल्टी नहीं बैठी हूं, आपको सिद्ध करना है कि आप उल्टी बैठी। तो ये जो चीज हो रही है मेरे ख्याल में बहुत गलत हो रही है और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। देखिए जिस तरह से सारी चीजें हो रही है, अजीत पवार के बारे में जो भी बातें कही गई सबको पता है, किसको नहीं पता है? शिवेंदु के बारे में किसको नहीं पता है? तापस रॉय के बारे में मैंने बताया, किसको नहीं पता है? पर उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि ये घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, किसने बताया? ईडी के लोगों के खिलाफ जो है तमिलनाडु में जब केसेस किए गए तो ईडी के लोग वहां से भाग खड़े। तो ईडी के लोग भी जब सही नहीं है और इस तरह से केसेस किए जा रहे हैं और तमाम तरह से जिस तरह से दबाव में डाल के केसेस किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से ही जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो जनतंत्र की प्रक्रिया है, उसके मुताबिक नहीं है। और इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस चुनाव आयोग जो है उसको खुद उस पर आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये वक्त नहीं है इस तरह के चुनाव के कानूनों को करने। कल भी कई लोगों ने कहा इनका अगर केजरीवाल का अरेस्ट होना है, गलत सही जो है वो अलग चीज है, पर सब पता है कि इस वक्त जितनी भी चीजें हो रही है पॉलिटिकल हो रही है, राजनीतिक हो रही है और इस तरह की राजनीतिक चीजें जो है इस पर जो है करने का नहीं है। 4 जून तक लोग इंतजार कर सकते हैं, राजनीतिक अगर वो गलत है 4 जून के बाद भी हो सकता है, पर इस वक्त जो है इस तरह से करना मैं समझता हूँ कि जो भी विपक्ष में है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ केसेस, जो सास हैं उनके खिलाफ नहीं है। अब शिबू सोरेन की जो उनकी सिस्टर इन लॉ है सीता सोरेन के खिलाफ मुकदमा था, सब कुछ चल रहा था, अचानक बीजेपी ज्वाइन कर गई। तो उस पर वहां संविधान नहीं आता है, तो संविधान हर जगह आ रहा है, तो संविधान का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये भी देखने की। और मैं समझता हूँ, देखिए एक चीज जो है, चुनाव कोई भी दल आज तक जबरदस्ती नहीं जीत पाती, गड़बड़ी करके जीतने को एक अलग बात, पर अगर जनता के मानस को देखें आप, जनता अपने मानस को देखती है, जनता का अपना विवेक है, उस हिसाब से सारा काम करती है, उस हिसाब से वोटिंग। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो चीजें हो रही है अगर गलत हो रही है तो सही ढंग से करना चाहिए और संविधान का नाम लेके बार बार किसी गलत चीज को सही करना चाहिए। राकेश जी आऊंगे मैं आपके पास, अभी पहले बात पूरी सुन लेते हैं। चलिए इरफान उल्ला जी, आपका क्या कहना है, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में क्या लगता है आपको कि वो इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे? देखिए, जहां तक चुनाव के वक्त जो किया गया है, सरकार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये आचार संहिता के खिलाफ है। हाँ। अगर फ्री फेयर इलेक्शन किसे कहते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन करना है हमें देश में, एक चुनी हुई सरकार आनी है जिसपे विश्वास हो, लोगों को जनता का विश्वास पाए वो इलेक्शन के दौरान, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से तानाशाही की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, संविधान को ताक पे रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि तानाशाही चले इस देश के अंदर। वो हो रहा है, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है और इसका बिफिटिंग जवाब जो है वो जनता बहुत जल्द देने जा रही है। मोदी जी घबराए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था
होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह साहब ने, कि साहब हमारे इतने एमपीज हैं, 330 एमपीज हैं, इतने हमारे एमएलएज हैं, तो क्या उनका भी रेट आपने तय कर दिया कि चुनावी बॉन्ड जो है, जो चंदा है, जो घूस का चंदा है, वो हर एमपी को एमपी के हिसाब से ये दिया जाएगा? जितने एमपी होंगे, जितने एमएलए होंगे, जितने पार्षद होंगे, उन पर सब पर बांट के दिया जाएगा घूस का पैसा? ये कैसा कानून बना रहे हैं? ये कैसा माहौल बना रहे हैं देश के अंदर कि हमारे ज्यादा एमपी हैं तो हमें ज्यादा चंदा मिल रहा है? अरे आपने उन्हें ठेका दिया है, आपने उनके खिलाफ केसेस वापस लिए हैं, इसलिए उन्होंने डर का चंदा दिया। ये एक्सटॉर्शन था। इसमें बहुत बड़ा चंदा जो है वो चंदा नहीं है, एक्सटॉर्शन है। तो एक्सटॉर्शन मनी है। उस एक्सटॉर्शन मनी को अब मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार इस्तेमाल कर रही है। कितने इश्तहारात आ रहे हैं, किस पैमाने पर खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर। 2019 में हुआ और 2019 को भी अब पार करके 2024 में जिस तरह से तैयारी हो रही है, पैसे को बहाया जाएगा पूरे देश के अंदर। ये क्या है? ये सब घूस का पैसा है, एक्सटॉर्शन का पैसा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब का सवाल है, ये सरकार चल रही है, चलती रहेगी और पार्टी के लोग ही इसे चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल साहब की क़यादत में चलेगी। देखिए, क़यादत बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी की। क़यादत के साथ कोई चीज इफ एंड बट नहीं होती कि उसके साथ कोई तमगा लगाया जाए या उसके साथ कोई और ओहदा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल साहब की क़यादत, उनका विचार, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी, जो उन्होंने गवर्नेंस का मॉडल पेश किया है 10 साल में, आप आइंदा भी देखेंगी कि वो गवर्नेंस का मॉडल वैसा ही चलता रहेगा और क़यादत इसमें अरविंद केजरीवाल साहब की रहेगी। जी, चलिए राकेश जी, क्या कहना है आपका? देखिए, इतने सवालों का जवाब मैं एक ही शब्दों में देना चाहता हूँ कि ये लोग बौखलाए हुए हैं और इनको सत्ता का लालच है, सत्ता का है, सत्ता में किस तरह हम आए। अगर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग ईडी, सीबीआई या किसी का इस्तेमाल करता तो हम जब चुनाव में जाते हैं, कुछ दिन पहले ही चुनाव में थे, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो वहां देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया। तो भैया, आपको अभी तक समझ नहीं आ रही, चुनाव 6 महीने पहले हुआ, आप ईवीएम की बात करते हैं। जब ईवीएम में राहुल गांधी जी कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला करते हैं, तो 2 राज्यों में आपकी सरकार बनी, कर्नाटक और हिमाचल में। हम 3 राज्यों में सरकार बनाए। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों का जो मानसिकता है कि ये लोग सब चाहते हैं कि किस तरह देश को लूटा जाए, घसोटा जाए। आज इन्होंने, मैंने आपको पहले, आपने मेरे को ब्रेक लगा दिया, मैंने कहा कि आज ये भाई साहब कहते हैं जातिवाद की बात। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों से पूछे कि जातिवाद से देश का भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के अंदर 4 ही जाति है। राहुल गांधी जी भी कहते हैं 4 जाति है। 4 जाति की बात ये बार बार कर रहे, गरीब की, किसान की, महिला की, युवाओं की। तो मैंने कहा किसानों के लिए हम लोगों ने काम किया। आज जिस बात को आप उठा रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उसपे आप लोगों ने एमएसपी क्यों नहीं दिया 2006 में? आज हमसे आप पूछ रहे, हम लोगों ने 10% एमएसपी देने का भी काम किया, चाहे गन्ना किसान का हो, चाहे हम लोगों ने किसान निधि, स्वनिधि, जिसमें 3 लाख रुपया उनको आत्मनिर्भर करने का दे रहा हूँ। जनधन खाते के हिसाब से 6,000 रुपया सीधा उनके खाते में देने का काम कर रहा हूँ। युवाओं की बात कर रहा, 3.5 करोड़ युवाओं को 2019 के बाद, कोरोना काल के बाद देश के अंदर आंकड़े बता रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर हुए। 1 करोड़ लोग सरकारी नौकरी पाए, 1 करोड़ लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाया, यानी 5.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने रोजगार युवाओं को किया। और महिलाओं की बात करते हैं, जो महिलाएं, हमारी बहनें सड़क पे शौचालय के लिए जाती थी, शौच के लिए जाती थी, तो हम लोगों ने 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। उनके लिए, उस बहन के लिए, उस महिलाओं के लिए, उस माँ के लिए 3 करोड़ घर बनाने का काम किया। 10 करोड़ गैस सिलेंडर देने का काम किया। जिसकी गैस सिलेंडर की इस बात को ये आप कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, गैस सिलेंडर आज भी 450 रुपए का सब्सिडी वाला मिल रहा है। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा नहीं है। अजीत पवार को जेल जाना था, नहीं जाना था? अरे हेमंत विश्व शर्मा को जेल जाना था। अरे सुनो यार, संदीप जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पहले पूरी बात सुन लेते हैं, राकेश जी की पूरी बात सुन ले, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। 1 मिनट बोलिए राकेश जी। मैंने अजीत पवार, चाहे हेमंत विश्व शर्मा या जितने भी लोग, ये लोग नाम लेते हैं जो हमारी पार्टी में है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या उनका हम लोगों ने ईडी से उनका नाम खत्म कर दिया? अगर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते तो आपके चैनल पर बिल्कुल बता दे कि हेमंत विश्व शर्मा के पास आज बरी हो गए हैं, अजीत पवार बरी हो गए हैं, चाहे कोई भी लोग। लेकिन कांग्रेस के नेता चिल्ला के बोल रहे हैं 350 करोड़ रुपया झारखंड में पकड़ा गया।
जो मशीन भी गर्म हो गई, मशीन बार बार गिनती रही, पकड़े गए। लेकिन आज भी इस बात को कहते हैं, बंगाल के अंदर जो पैसे पकड़े गए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अगर नेगेटिव बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो पॉजिटिव बात भी राजनीतिक विश्लेषक जी को करना चाहिए। एक तरफा बोले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच चली गई है, जनता का निर्णय लेना है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपका रोड मैप क्या है। हमारा रोड मैप है, हमने कहा कि 2014 में 535 वादे करके आए थे। राकेश जी, इन सवालों के जवाब आपके संदीप जी से जान लेते हैं। फिलहाल आपके पास मैं वापस आऊंगी। संदीप जी, क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए। पोद्दार जी बातों के बतासे बहुत लंबे इनका रोड मैप कहाँ घुस जाता है। अजित पवार के घर जाके, हेमंत बिस्वा शर्मा के घर जाके, शारदा वालों के घर जाके इनकी सड़क खत्म हो जाती है और वहां मोदी जी गिड़गिड़ाते हुए उन्हें गले लगाते हैं कि कल तुम चोर थे, आज बीजेपी में आकर तुम्हारी 36 साल की औलाद हो गए हो। ऐसा चलता है क्या? देख नहीं पाता, देश अंधा हो गया क्या? शारदा के ये नचनिया और ये नाच संदीप जी, जो बात है, जो मुद्दा है, उस पे सीधे सीधे बात करें, किसी पे तंज कसते हुए ना बोले। जो बात है चोर की अम्मा है, दूसरी तरफ ईमानदार और लोकतंत्र के रक्षक है। मैं कहता हूँ कि न संसद के रखवाले बन पाए, न संविधान के रखवाले बन पाए। चाइना में चरवाहे लड़ रहे सरहदों में, पत्रकार बैठे हुए, सेना तक नहीं हुई और चाइना के सिपाहियों के बारे चरवाहे लड़के सरहद बचा रहे। राम जाने कितनी सीमा बची है, कितनी बीजेपी ने और मोदी ने मुकवा दी। पुलवामा में कितना बड़ा हमला हुआ, हमारे शहीद में कहां से RDX आया नहीं पता कर पाए बीजेपी वाले। वोट का उखाड़ के जिसे दाना खिलाओ द्वारका तक पहुंच गए। आज रावत साहब की तिथि, हमारे पहले CDS थे, उनकी हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना थी या हत्या हुई, अभी तक नहीं बात करे, ये बता पाए। ये सैनिकों के नहीं, जवानों के नहीं, ये क्या कर पाए? ये किसी को नौकरी नहीं दे पाए। यही मोदी जी थे ना, गाल बजा के बोलते थे 2 करोड़ नौकरी हर साल, कहाँ है 20 करोड़ नौकरी? ये वही मोदी जी ने जो गाल बजा के चिल्ला के कहते थे गंगा को साफ कर देंगे, कहाँ गंगा हुई साफ? ये वही मोदी जी है ना, कहते थे काला धन लाएंगे। आज काला धन के कुबेर मोदी और उनकी पार्टी हो गई है। ये कहते थे ना महंगाई की मार रोकेंगे, आज महंगाई सबको मारे जा रही है। और कहाँ है मोदी जी? ये कहते थे ना भ्रष्टाचार होने दूंगा, मैं करूंगा। आज सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के छाते तले करे और कहते थे मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मरोड़ के चंदा कटा रहे। वाह मोदी जी, वाह करने के लिए जैसे अंधभक्तों के। और आप कह रहे थे भैया सत्ता का लालच नहीं है। एमपी गजब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी को किसने खरीदा? गोवा में किसने खरीदा? हिमाचल में मेरे को खरीद फरोख्त किसने की? किसने अरुणाचल प्रदेश में करी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे खरीद फरोख्त के लोगों को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा। उनकी आत्मा रो रही होगी कि उनके दल में वही नेता आ गया जिसे उन्होंने सबक सिखाया था कि राज धर्म का पालन करना सीखो मोदी। अफसोस कि अटल जी नहीं है और आडवाणी जी की चल नहीं रही। एक ऐसा लोकतंत्र का हत्यारा तानाशाह आ गया है जिसे विपक्ष फूटी आंख नहीं सुझा रहा है, जिसे लुटेरे पसंद है, जिसे अश्लील गाने वाले पसंद है, जिसे भ्रष्टाचारी पसंद है, और जिसका रोड मैप, जिसकी सड़क हर भ्रष्टाचारी के दरवाजे जाती है और बाहें फैला के कहती तुम्हारा स्वागत है। आप बताना पोद्दार जी, पहली बार शपथ ली थी अजीत पवार ने तो कितने केस बंद हुए थे? बताना। 9 केस बंद हुए थे। आप बताना ईडी ने कितने लोगों की फाइल खो गई है जो आपकी पार्टी में शामिल हुए? बताना। आप बताना कि आपको और आपके नेता को भ्रष्टाचारी ही क्यों पसंद है? अगर नहीं सजा हो रही है तो बस्तर में क्यों डाल दिया केस? क्यों केस नहीं चलते? क्यों उन्हें फास्ट ट्रैक में ले जाके उन्हें सजा नहीं दिलाते? क्योंकि मोदी जी डरते हैं। आज बता दो, आप कह रहे थे ना बड़े दम से कि हमारे पास बहुत ताकत है लोकतंत्र। चलिए संदीप जी, बस ठीक है। अब इरफान जी की बात ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी पूरी। इरफानुल्लाह जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है बहुत बड़ा देश के अंदर, और संविधान को ताक पे रखा हुआ है इन लोगों ने। और मोदी सरकार का जाना तय है। मूड नजर आ गया उन्हें कि मूड पब्लिक का, जनता का अपने मुद्दों पर लाना चाहते हैं जनता। और इस इलेक्शन में देखिएगा कि उसमें सबका नारा यही होगा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चाहे जितना जुल्म कर लें, चाहे जितने लोगों को गिरफ्तार कर लें, आज केजरीवाल साहब को किया है, कल किसी और को करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस और मजबूत हो रहा है। केजरीवाल साहब की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो रहा है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी के खिलाफ आवाज लग रही है, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इनके दिन अब पूरे हो गए हैं, अब इनका कोई चाल चलने वाली नहीं है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स लेंगे अभी और लेंगे। ठीक है, अब तो शिवाजी सरकार से भी जान लेते हैं क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है इसलिए कम शब्दों में बातों को खत्म करिए। शिवाजी जी, आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में क्या सारा विपक्ष एकजुट होगा? होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, विपक्ष का जिस तरह का रुख रहा है कहना मुश्किल। देखिए, विपक्ष के बारे में लोगों को चाहते हैं विपक्ष के साथ जाना, और विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो चाहे और भी कई दल, तो जिस तरह की आवाजें उनकी आती है, इसके वजह से मुझे लगता है कि वोटर कंफ्यूज। और विपक्ष चाहता है कि जनता उनके साथ आए, तो विपक्ष का जो किलर स्पिरिट होना चाहिए वो नहीं दिखता है। जनता क्यों जाए उनके साथ, ये सवाल जनता के साथ। जनता सारी चीजों को समझती है, सब कुछ समझ रही है, और जो कुछ भी हो रहा है आज मैं समझता हूँ अगर वैसे देखें शायद माहौल विपक्ष के लिए है, पर विपक्ष को उस माहौल, उस विपक्ष के उसमें जो अपनी जो किश्ती पे सवार है, किश्ती को चलाने की तो जरूरत है ना। विपक्ष किश्ती चला नहीं रही, विपक्ष जो है देख रही है, जनता सोच रही है कि जनता उनको आगे वोट देगी। नहीं, जनता वोट देती है, और उसके लिए विपक्ष को भी कुछ करना होता है। शिवाजी जी, क्या लगता है आने वाले जो चुनाव हैं 2024 इसको देखते हुए क्या इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं? आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष को बहुत एक्टिवली सामने आना हो। देखिए, 1977 में चुनाव ऐलान होने से और चुनाव के दिन तक 40 दिन के अंदर जो है पूरा माहौल बदल चुका था, क्योंकि विपक्ष जो है सामने था, वो दिख रहा था, वो बोल रहा था और जनता के साथ संवाद कर रहा था। यहाँ पर विपक्ष जनता के साथ संवाद नहीं करता। समस्या यह है, सवाल यह है बार बार सिर्फ ये कहना कि बीजेपी ये गलत कर रही है, बीजेपी गलत कर रही होगी, सत्ता में बैठी है वो गलत कर रही है, करती रहती है। कोई भी पार्टी सरकार में होती है यही करती है। कांग्रेस भी जब बैठी थी सरकार की वो भी नहीं सुनती थी। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि जो सरकार में बैठे वो गलत कह रहे हैं, इससे नहीं होगा। विपक्ष को आके सामने लोगों के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया से उनको मैसेज भेजते रहेंगे और कहेंगे हमें वोट दो, तो कोई नहीं देगा। विपक्ष आएगा, सामने आएगा, सड़क पे आएगा, तब जाके लोग उसको वोट दें। और विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है इस बार? इतनी सारी बातें अभी ये कर रहे हैं, वो सारी बातें आके जनता से करें ना। जनता के भी बहुत से सवाल है विपक्ष के लिए होंगे, वो भी जवाब दे उनके। तो विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं इस चुनाव में रुख बदले। अगर वो नहीं खड़े होंगे तो बहाव जो है उस बहाव में वो जा सकते। चलिए, अब कुछ शब्दों में सबसे जवाब में चाहूंगी, राकेश जी क्या कुछ कहना है? चलते चलते चंद शब्दों में अपनी बात को खत्म कीजिए। देखिए, मैं चंद शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा। पूर्व से लेकर पंजाब तक हम लोगों ने काम किया, किसान से लेकर विज्ञान तक हम लोगों ने काम किया। अब जो भी काम किए, जो वादे किए थे, हम लोगों ने पूरा कर दिया लगभग 99%। और मैं दूसरी बात करता हूं कि आज जब हम चुनाव के माहौल में आ गए हैं, तब विपक्ष से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जनता के मुद्दे को आप उठाइए, सकारात्मक राजनीति देश के अंदर करिए। राहुल गांधी जी को भी सकारात्मक राजनीति देश के अंदर करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी 10 साल से देश की जनता ने उनको विपक्ष में बैठाया। आज भी कांग्रेस उसी पुरानी दुकान पे पुराना माल राहुल गांधी को बेचने का काम कर रहा है। तो कहां से राहुल गांधी जनता को पसंद आएंगे? नया माल लाइए, नया सामान लाइए, वही पुराने माल को घसीट रहे। चलिए उनकी बातों को नहीं। ठीक है। अब संदीप जी चंद शब्दों में अपनी बात खत्म करिए, समय थोड़ा सा कम है इसी वजह से। मोदी सरकार जब से आई है तब से हाय मोदी ही मजबूरी है, मोदी ही मुश्किल है। किसानों के लिए बली वाला बिल कौन लेके आया ये पूछ लें, युवाओं को पकौड़ा किसने दिया ये देख लें, सैनिकों को अग्निवीर किसने बनाया ये देख लें, पहलवानों को इज्जत का लुटेरा किसने दिया ये देख लें। ये बाबा साहब की कलम और देश की आत्मा, संविधान को बचाने वाली लड़ाई है। एक तरफ बाबा साहब के पुजारी, बाबा साहब के सिपाही है, दूसरे तरफ बाबा साहब की कलम की स्याही छीनने वाले बीजेपी के लोग हैं। आमना सामना साफ है, जनता को देखना है, जनता को तय करना। आखिर मालिक जनता है कि उसे भगत सिंह के बच्चे चाहिए या चलिए ठीक है। इरफान उल्लाह जी आप भी 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करिए। देखिए, मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, और ये जनता के हाथ में है।
जनता सब देख रही है किसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, किस तरह ईडी का रोल हो रहा है, किस तरह इलेक्शन बॉन्ड खरीदे गए थे, कौन लोग थे, किस तरह से एक्सटॉर्शन हुआ है। तो मुझे लगता है सब चीजें देश के, ये बॉल जो है अब जनता के पास है। मुझे सिर्फ इतनी ही अपील करनी है इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस देश को और संविधान को बचाने के लिए कुछ एक्शन सो मोटिव भी ले। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को बहुत इम्पार्शियल होकर काम करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब का ताल्लुक है, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, राकेश जी, इरफानुल्लाह जी और शिवाजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। तो फिलहाल बेबाक मुंसिफ में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।